वेलकम टू लेक्चर ऑफ डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम। इस लेक्चर में हम डायनामिक प्रोग्रामिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे कि डायनामिक प्रोग्रामिंग होती क्या है, हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है और वो एल्गोरिदम जो कि डायनामिक प्रोग्रामिंग अप्रोच को यूज करके डिजाइन किए जाते हैं उनका बेसिक वर्किंग मैकेनिज्म क्या होता है। डायनामिक प्रोग्रामिंग इज ए टेक्निक अप्रोच फॉर डिजाइनिंग एल्गोरिदम। तो बेसिकली डायनामिक प्रोग्रामिंग जो है ये खुद से कोई एल्गोरिदम नहीं है, ये एक अप्रोच है जिसको हम एल्गोरिदम डिजाइन करने के लिए यूज करते हैं। और डायनामिक प्रोग्रामिंग ऑप्टिमल सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए यूज होती है। ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता है कि बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन जो है। अब यहां पे जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन वाला पॉइंट है हमारे जहन में यहां पे ये चीज आती है कि हमने इससे पहले जो ग्रीडी अप्रोच पढ़ी थी या ग्रीडी मेथड्स पढ़े थे, ग्रीडी एल्गोरिदम के बारे में डिस्कशन की थी, उसमें भी तो हमने कहा था कि ग्रीडी एल्गोरिदम जो है वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, यानी बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो वो जो ग्रीडी एल्गोरिदम होते हैं ना, वो बेसिकली क्या करते हैं, वो लोकल ऑप्टिमल सॉल्यूशन को फाइंड आउट करते हैं और फिर उन लोकल ऑप्टिमल सॉल्यूशन को फॉलो करते हुए ग्लोबल ऑप्टिमल सॉल्यूशन तक पहुंचते हैं। किस तरह से, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं ताकि एक चीज क्लियर हो जाए कि जो ग्रीडी एल्गोरिदम और डायनामिक प्रोग्रामिंग है इसके अंदर मेन डिफरेंस क्या है। कि यहां पे यही लिखा गया, डिफरेंस बिटवीन ग्रीडी एंड डायनामिक प्रोग्रामिंग अप्रोच। अब जो ग्रीडी अप्रोच होती है ना, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं हमने ए से जी तक जाना है, तो ग्रीडी अप्रोच ने ना सबसे पहले जो नियरेस्ट जो हमारे पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन है उसको फाइंड आउट करना है, जिसको हम कहते हैं लोकल सॉल्यूशन, लोकल ऑप्टिमल सॉल्यूशन का जिसको हम नाम देते हैं। देखें ए से जी तक जाना है ना, अब ए नोड जो है यहां पे देखा जाएगा कि ए से बी तक जो है हमारी कॉस्ट 2 है और ए से डी तक 5 है। तो ऑब्वियसली जो कम कॉस्ट है ना, ये कम कॉस्ट 2 है। ग्रीडी एल्गोरिदम ने इस 2 वाले पाथ को सिलेक्ट कर लेना है, यानी देखें पाथ ये बनता है ना, ए से बी, सी से बी से सी और सी से जी तक। दूसरा पाथ हमारे पास बन रहा है डी से ई से एफ और एफ से जी तक। तो अब ग्रीडी ने क्या करना है, उसने कहा कि मेरे पास दो वेज हैं, या तो मैं ए से डी वाले से चला जाऊं या ए से बी पे चला जाऊं। तो ए से बी कम कॉस्ट थी, उसने उसको सिलेक्ट कर लिया, ए से डी ज्यादा थी, उस पाथ को उसने पूरे को इग्नोर कर दिया। अब आप देखें अगर ये वाला पाथ सिलेक्ट हो जाता तो उसके बाद आगे जो वैल्यूज आनी थी डी से ई तक सिर्फ 3 थी, 6 थी और यहां पे 1 थी। लेकिन जो पाथ सिलेक्ट किया वहां से बी टू सी देखें कॉस्ट 50 आ रही है, आगे सी टू जी कॉस्ट 40 आ रही है, ये तो बहुत ज्यादा कॉस्ट है। तो हम कह सकते हैं कि जो ग्रीडी एल्गोरिदम है ना, इसमें जो सॉल्यूशन आता है वो हो सकता है ऑप्टिमल हो और ये भी चांसेस है शायद वो ऑप्टिमल ना हो। अब जो मैंने आपको केस बताया इसमें तो हमारे पास जो आंसर आएगा या सॉल्यूशन आएगा वो तो ऑप्टिमल नहीं होगा, क्योंकि उसने तो देखें हमारे ग्रीडी एल्गोरिदम ने कहा कि ए से बी तक ये वाला जो होप है ये हमारे पास कम कॉस्ट का 2 का, उसने ये सिलेक्ट कर लिया। जब ये सिलेक्ट कर लिया तो उसके बाद जाहिर बात है फिर बी से सी पे जाना पड़ेगा, वो तो उसको 50 कॉस्ट है, आगे 40 कॉस्ट है, तो काफी ज्यादा कॉस्ट बन जाएगी ए टू जी। लेकिन जो डायनामिक प्रोग्रामिंग होती है वो क्या करता है, डायनामिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिदम जितने भी पाथ बन रहे होंगे इस केस में उन सबको वो कैलकुलेट करेगा। कैलकुलेट करने के बाद देखेगा कि इन पाथ के अंदर ऐसा कौन सा पाथ है जिसपे मिनिमम कॉस्ट आ रही है, वो उसको सिलेक्ट करेगा। तो इस तरह से वो जो है ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट करता है किसी भी प्रॉब्लम का। तो ये मेन डिफरेंस है ग्रीडी और डायनामिक प्रोग्रामिंग अप्रोच में। के बाद यहां पे लिखा हुआ है इट यूज्ड ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर एंड ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम। अब ये इसकी दो मेन प्रॉपर्टीज है, मैं ऊपर 1 और 2 लिख देता हूं कि डायनामिक प्रोग्रामिंग की 2 मेन प्रॉपर्टीज हैं, वन इज ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर एंड अदर वन इज ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स। ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर क्या होता है, जिस तरह देखिए हमने पढ़ा था डिवाइड एंड कंकर एल्गोरिदम्स पढ़े थे, उसमें फॉर एग्जांपल हम कह लें हमने एक मर्ज सॉर्ट पढ़ा था, वो भी डिवाइड एंड कंकर की एग्जांपल है। हम क्या करते थे, एक प्रॉब्लम होता था उसको सब पार्ट्स में स्मॉलर प्रॉब्लम में डिवाइड करते थे, हर जो पार्ट होता था उसको सॉल्व करते थे, सॉल्व करने के बाद उसको मर्ज कर देते थे। तो बेसिकली होता इसमें भी यही है। अगर इसमें भी यही होता है तो यहां पे क्वेश्चन आता है कि फिर डिवाइड एंड कंकर में और डायनामिक में फर्क क्या रह जाता है। तो जो दूसरा इसकी प्रॉपर्टी है ना वो है ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम। वो जो हमने पढ़े थे ना डिवाइड एंड कंकर, उसके अंदर बेसिकली होता था नॉन ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स, यहां पे ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स। उससे क्या मुराद है वो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। हम यहां पे फॉर एग्जांपल मेरे पास मैं कहता हूं मर्ज सॉर्ट है, ये एक अरे है, मैंने इस अरे को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। मैं किस तरह से करूंगा, इसका एक सब पार्ट मैं यहां पे ड्रा कर दूंगा और एक सब पार्ट मैंने यहां पे जो है उसको कर दिया। उसके बाद क्या, मैं इसको फर्दर सब डिवाइड करूंगा। अब मैंने ये एक थी ना, एक अरे थी, उसके 2 पार्ट बना दिए। अब यहां पे मैं क्या करूंगा, इसको फिर डिवाइड कर दूंगा, इस वाली को भी फिर मैं डिवाइड कर दूंगा। तो देखिए एक प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम क्या था, हमने किसी चीज को सॉर्ट करना था, सॉर्ट करने के लिए हमने उसके सब प्रॉब्लम्स बना दिए और हर पार्ट को अलग अलग सॉल्व करेंगे। ये होता है ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं मेरे पास था 1 4 3 2। अब मैंने क्या किया, मैंने यहां पे इस तरह 1 और 4 को अलहदा कर दिया और इधर मैंने 3 और 2 को अलहदा कर दिया।
उसके बाद मैंने क्या किया, 1 को इधर किया, इस तरह से 4 को अलग किया, इधर से 3 आ गया, इधर 2 आ गया। मैं इनको सॉल्व करूंगा, एंड पे जाके एक मेरे पास वो कह लें, इसको मैं फिर मर्ज कर दूंगा यानी कंबाइन कर दूंगा, मेरे पास फिर सॉर्टेड लिस्ट आ जाएगी। लेकिन इसमें देखें ओवरलैपिंग नहीं है। ओवरलैपिंग से मुराद क्या, देखें यहां पे जो 4 आ रहा है ना, ये 4 दोबारा इस पार्ट में और कहीं पे 4 नहीं आएगा, एक दफा ही आएगा। लेकिन जो डायनामिक प्रोग्रामिंग है इसमें ओवरलैपिंग हो रही होती है, यानी जो एक पार्ट होता है, हमने जो सोल्यूशन को डिवाइड किया होता है ना, प्रॉब्लम के सब प्रॉब्लम बनाए होते हैं, वो सब प्रॉब्लम बार बार कहीं ना कहीं पे यूज हो रहे होते हैं, जिसको हम कहते हैं कि रिकरिंग प्रॉब्लम। तो यहां पे लिखा भी हुआ है रिकरिंग प्रॉब्लम लाइक डिवाइड एंड कंकर। इन दोनों पॉइंट्स को भी मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं, ताकि आपको वो ये मजीद जो है वो डिफरेंस भी क्लियर हो जाएगा और आपको पता लग जाएगा कि डायनामिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिदम किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करते हैं। तो हम इसको समझते हैं डायनामिक प्रोग्रामिंग को विद फिबोनाची सीरीज। अब फिबोनाची सीरीज क्या होती है कि हमें पता है कि इसका क्या है, फंक्शन किस तरह से बनता है, f ऑफ n-1 प्लस f ऑफ n-2। n-1 का मतलब लास्ट वैल्यू, n-1 का मतलब सेकेंड लास्ट वैल्यू। और याद रखना है कि हमेशा जो फिबोनाची सीरीज है, अगर n की वैल्यू 0 हो तो हमारा जो रिजल्ट है वो 0 ही आता है, और अगर n की वैल्यू 1 हो तो हमारे पास उस सीरीज में जो रिजल्ट है वो 1 ही आएगा, यानी 0 पे 0, 1 पे 1, उसके बाद जो भी है वो सारा इस फार्मूले से हो जाता है। किस तरह से, देखिए यहां पे मैंने लिखा है एक n है मेरे पास, 0 1 2 3 4 5 6, और f ऑफ n मैंने कहा 0 पे 0 आएगा, 0 लिख दिया, 1 पे 1 आएगा, 1 लिख दिया। 2 के लिए क्या करेंगे, 2 के लिए ये जो f ऑफ n, ये फंक्शन है f ऑफ n, 2 के लिए जो फंक्शन है उस फंक्शन की लास्ट वैल्यू और सेकेंड लास्ट वैल्यू को ऐड करेंगे। इस फंक्शन में देखिए 2 के लिए करना है ना, इस वक्त लास्ट वैल्यू क्या है 1 और सेकेंड लास्ट वैल्यू 0, 1 प्लस 0 क्या होता है 1, हमने 1 लिख दिया। अब जब 3 के लिए करेंगे, इस 3 के लिए हमने करना है, तो इस फंक्शन में देखेंगे इस वक्त सेकेंड लास्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू क्या है, लास्ट वैल्यू है 1, सेकेंड लास्ट वैल्यू है 1, 1 प्लस 1 2 होता है, हमने 3 के नीचे 2 लिख दिया। 4 के लिए करेंगे तो हम देखेंगे ये वाला जो हमारे पास फंक्शन है, इसके अंदर लास्ट और सेकंड लास्ट वैल्यू कौन सी है, लास्ट वैल्यू 2 है, सेकंड लास्ट 1 है, 2 प्लस 1 3 होता है, हम 3 लिख देंगे। इसी तरह जब 5 के लिए करेंगे तो अब क्या करेंगे, इसके अंदर पूरे में देखेंगे जो f ऑफ n है उसमें लास्ट वैल्यू क्या है 3 है, सेकंड लास्ट वैल्यू क्या है, यानी n-1 3 है, n-1 2 है, 3 प्लस 2 5 होता है, 5 लिख दिया। इसी तरह 6 के लिए करेंगे, 6 के लिए जो है वो अब इस पूरे के अंदर n-1 क्या है 5 है, n-2 3 है, 5 प्लस 3 8 होता है, हम 8 लिख देंगे। इस तरह से हमारी फिबोनाची सीरीज काम करती है। अब किस तरह से जो हम डायनामिक प्रोग्रामिंग में देखते हैं होता क्या है, आप देखें फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं मैंने f ऑफ 4 फाइंड आउट करना है क्या है। अब देखिए इस सीरीज में अगर मेरे पास f ऑफ 4 हो तो f ऑफ 4 माइनस 1 क्या होता है, f ऑफ 3 प्लस f ऑफ 4 माइनस 2 f ऑफ 2। तो मुझे f ऑफ 4 के लिए क्या करना पड़ेगा, f ऑफ 3 कैलकुलेट करना पड़ेगा और f ऑफ 2 कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसी तरह था ना, f ऑफ 4 क्या था, मेरे पास 3 था। अब मैंने इसके लिए क्या किया, n-1 मेरे पास क्या था, इसमें 2 था, और n-2 क्या था 1 था, और मेरे पास जो रिजल्ट आ रहा था वो आ रहा था 3, यानी 2 प्लस 1 3 हो जाता है। तो ये भी इसी तरह किया गया कि मैंने डिवाइड कर दिया। f ऑफ 4 के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले f ऑफ 3 कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर f ऑफ 2। अब अगर f ऑफ 3 कैलकुलेट करना पड़ेगा तो f ऑफ 3 के लिए पहले मैं f ऑफ 2 कैलकुलेट करूंगा, फिर f ऑफ 1 कैलकुलेट करूंगा। अब मुझे f ऑफ 2 चाहिए तो उसके लिए पहले मैं f ऑफ 1 को कैलकुलेट करूंगा, फिर f ऑफ 0 को। तो ये क्या हो रहा है, ये हम एक प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर रहे हैं, रिकर्सिवली डिवाइड कर रहे हैं ना, फंक्शन बार बार कॉल कर रहा है। तो हमने जो एक प्रॉपर्टी पढ़ी इसकी ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर, ये ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर ही है कि एक प्रॉब्लम था उसको हमने स्मॉलर पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया, उसको सब पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और फिर हर पार्ट का सॉल्यूशन निकालेंगे और एंड पे जाके उसको कंबाइन कर देंगे। तो ये उसकी पहली प्रॉपर्टी थी। दूसरी प्रॉपर्टी थी ओवरलैपिंग। अब ओवरलैपिंग बताता हूं मैं आपको क्या, यहां से आपको मेन डिफरेंस समझ आएगा कि बेसिकली डायनामिक प्रोग्रामिंग है क्या चीज। आप देखें f ऑफ 1 पे क्या वैल्यू है, 1 पे तो हमने कहा हमेशा 1 होगा, इधर 1 नहीं आएगा ना। f ऑफ 0 पे हमने कहा हमेशा 0 होगा। इन दोनों को ऐड कर दें तो f ऑफ 2 हमारे पास क्या आ जाएगा 1। ठीक है, अब देखें मैंने तो ये कैलकुलेट कर लिया कि f ऑफ 1 पे 1 है, दोबारा जब f ऑफ 1 आएगा तो मैं यहीं से इसका रिजल्ट उठाऊंगा। अब यहां पे चले इसको और आसान करते हैं, f ऑफ 2 पे मैंने कहा मेरे पास 1 आ गया। अब इस पूरे प्रॉब्लम में देखें f ऑफ 2 इधर भी तो आ रहा है, जब f ऑफ 2 यहां पे आएगा ना तो हमारा जो एल्गोरिदम होगा डायनामिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिदम, वो इस f ऑफ 2 को कैलकुलेट नहीं करेगा। वो जो यहां पे हमने f ऑफ 2 को एक दफा कैलकुलेट करके उसका आंसर निकाला था ना कि 1 आएगा, वो वहां से ही उसका सोल्यूशन उठाएगा और उसको यूज कर लेगा, यानी बार बार कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। इस चीज को बोलते हैं ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम, कि जो एक दफा चीज मैंने, अब जैसे f ऑफ 1 भी तो आ रहा है, यहां पे f ऑफ 0 भी तो आ रहा है, तो जो एक दफा कैलकुलेट कर लिया दोबारा डायरेक्ट उसकी वैल्यू ही लिख दी जाएगी, हम उसको दोबारा से कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो ये होता है बेसिकली हमारा डायनामिक प्रोग्रामिंग,
कि इसकी एक मेमोरी होती है, हम उसमें टेबल बना लेते हैं, उस टेबल के अंदर हम लिख देते हैं कि एफ ऑफ 0 की ये वैल्यू है, एफ ऑफ 1 की, यानी फर्स्ट टाइम तो कैलकुलेट करना पड़ता है, एक दफा कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद जब भी दोबारा वो फंक्शन आ रहा होता है हम उसको कैलकुलेट नहीं करते, एज इट इज वो जो एक दफा कैलकुलेट की होती है वैल्यू उसको उठाते हैं और उसको यूज कर लेते हैं। इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम। अगर हम ऐसा काम ना करें कि इसको हर दफा कैलकुलेट करें, तो फिर ये होगा इसकी जो कंप्लेक्सिटी होगी ना वो एक्सपोनेंशियल हो जाएगी, यानी ऑर्डर ऑफ 2k कर लेता हूं कि कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, तो वो जो एक्सपोनेंशियल पावर में अगर इसकी कंप्लेक्सिटी चली गई ना, या इसकी कंप्लेक्सिटी एक्सपोनेंशियल हो गई, फिर तो हमारा एल्गोरिदम ही बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगा। तो इसलिए इस चीज से बचने के लिए कि ये एक्सपोनेंशियल में ना जाए, हम क्या करते हैं, हम वो एक दफा ही जो किसी एक सब पार्ट का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैलकुलेट किया होता है उसको उठा के एज इट इज दोबारा यूज कर लेते हैं जब जरूरत पड़ती है, अलहदा से कैलकुलेट नहीं करते हैं। तो उम्मीद है आपको ये डायनामिक प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा कुछ एल्गोरिदम है जो कि ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, मसलन ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। जो ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम है वो डायनामिक प्रोग्रामिंग अप्रोच के ऊपर काम करता है। इसी तरह हमारे पास बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम है फॉर शॉर्टेस्ट पाथ, वो भी डायनामिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिदम है। हमारे पास ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्रीज हैं, हमारे पास मल्टी ग्राफ है, तो ये सारे डायनामिक प्रोग्रामिंग की ही एग्जांपल्स हैं। तो इसकी दो मेन प्रॉपर्टीज जो हमने डिस्कस की विद एग्जांपल समझी, जिसमें ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर है और ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम है। इसको आपने जहन में रखना है ताकि जब भी आपसे डेफिनेशन वगैरह पूछी जाए तो आपको पता रहे कि इसका ये वर्किंग प्रिंसिपल है। एक तो प्रॉब्लम को डिवाइड किया जाएगा, डिवाइड करके जो हम सॉल्यूशन एक दफा कैलकुलेट करेंगे ना, दोबारा जरूरत पड़ेगी तो उसी सॉल्यूशन को उठा के यूज कर लेंगे, नए सिरे से कैलकुलेट नहीं करेंगे। इसके अलावा हमने देख लिया कि जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए यूज होता है, तो जो हमारे ग्रीडी हैं वो भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए, इन दोनों के अंदर फर्क क्या है ये भी हमने देख लिया, इनमें डिफरेंस देख लिया विद एग्जांपल। तो उम्मीद है अब आपको डायनामिक प्रोग्रामिंग के अंदर कोई क्यूरी, कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी। अगर कोई क्यूरी, कंफ्यूजन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।